नमस्कार। पिछली तासिका में हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत मानक वर्तनी के नियम पर चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने मानक वर्तनी के कुछ नियमों का अध्ययन किया। उसमें हमने मानक वर्तनी के 5 नियम देखे थे। अब हम उस नियमों के उपरांत आगे के जो नियम है, अगले नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला नियम अव्यय 5वें नियम के मानक वर्तनी के नियमों के में 5वें नियमों के बाद अब सेटा जो है अव्यय में तक, सात आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाए, ऐसा नियम बनाया गया है। यानी कि यह जो शब्द है, यह शब्द लिखते समय अलग अलग अव्यय जो है लिखते समय अलग अलग लिखे जाने चाहिए। यानी कि किसी शब्द के साथ जोड़कर लिखते हैं तो उसे अलग अलग लिखना चाहिए। यहाँ तक जो शब्द है हम कभी कभी जोड़कर लिख देते हैं तो उसे पृथक लिखना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया है। उदाहरणार्थ आपके साथ, यहाँ तक आदि। 7वां जो नियम है मानक वर्तनी में, 7वां नियम पूर्वकालिक प्रत्यय कर है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, ऐसा नियम बनाया गया है। उदाहरणार्थ मिला कर, रो कर, भुला कर। यानी कि क्रिया जो है उसके साथ यह कर क्रिया के साथ पूर्वकालिक प्रत्यय लिखा जाना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया है। उसके आगे अगला नियम सम्मानार्थक श्री और जी। सम्मानार्थक श्री तथा जी अव्यय जो है वह स्वतंत्र रूप से लिखे जाने चाहिए। कभी कभी हम ऐसे किताबों में बहुत बार पढ़ते हैं कि यह जो शब्द होता है सम्मानपूर्वक श्री तथा जी शब्द, यह शब्द जोड़कर लिखा जाता है या जोड़कर लिखा हुआ हमें मिलता है। तो यह शब्द जो होता है श्री और जी शब्द, उसे अलग अलग स्वतंत्र रूप से लिखा जाना चाहिए, ऐसा मानक वर्तनी के नियमों में नियम बनाया गया है। उदाहरणार्थ श्री रामराव, महात्मा जी। यानी कि यह शब्द जो दिख रहे हैं हमें यहाँ पर किस प्रकार श्री रामराव से अलग लिखा गया है स्वतंत्र, तथा महात्मा जी यहाँ पर महात्मा के बाद जी शब्द जो है वह किस प्रकार से स्वतंत्र लिखा गया है, उसी रूप में यह शब्द लिखे जाने चाहिए, ऐसा मानक वर्तनी में नियम बनाया गया है। अगला नियम है हाइफन। हाइफन जो शब्द है वह अंग्रेजी में लिखा गया है। हिंदी में इसके लिए योजक चिन्ह नाम है। यह हाइफन शब्दों में स्पष्टता के लिए दिया जाता है। शब्दों में स्पष्टता के लिए हाइफन या योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा मानक हिंदी वर्तनी में नियम बनाया है। तथा द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, ऐसा नियम है। उदाहरणार्थ राम लक्ष्मण, लेन देन, पढ़ना लिखना, सुख दुख आदि, इन सभी शब्दों में स्पष्टता के लिए यहाँ पर दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। राम लक्ष्मण के बीच में योजक चिन्ह है, लेन देन में योजक चिन्ह है, पढ़ना लिखना में योजक चिन्ह है, सुख दुख में ये योजक चिन्ह दिया गया है आदि।
यानी कि यह हाइफन जो है वह शब्दों में स्पष्टता के लिए देना जरूरी होता है। इसी तरह सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफन रखना चाहिए, ऐसा भी नियम बनाया गया है। उदाहरणार्थ तुम सा, राम जैसा आदि, यानी कि जैसा और सा के पूर्व जो है यहाँ पर हाइफन चिन्ह लगाया गया है और यह नियम हिंदी मानक वर्तनी में महत्वपूर्ण माना जाता है। 10 नंबर अगला नियम अनुस्वार और चंद्र बिंदु। मानक हिंदी में अनुस्वार और चंद्र बिंदु दोनों प्रचलित रहेंगे। ये दोनों जो है उसका प्रयोग मानक हिंदी में होता है, लेकिन चंद्र बिंदु के बिना जहाँ अर्थ में भ्रम की गूंज हो वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि कभी कभी किसी शब्द पर चंद्र बिंदु जब लगने पर वहाँ पर कुछ भ्रम निर्माण हो जाता है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार का भ्रम न हो वहाँ पर चंद्र बिंदु का जहाँ पर इस प्रकार का भ्रम निर्माण होता है वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होना जरूरी होता है। जैसे उदाहरणार्थ हंस, हंस, अंगना, अंगना, यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाया गया है, उसी प्रकार का प्रयोग होना चाहिए। जहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किसी प्रकार के भ्रम उत्पन्न न करे तो वहाँ पर चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग की छूट दी जा सकती है। यानी कि इस प्रकार के ऐसे कई प्रकार के शब्द होते हैं जहाँ पर अनुस्वार लगाने पर किसी प्रकार का अगर भ्रम न उत्पन्न हो तो वहाँ पर अनुस्वार लगाने चंद्र बिंदु के जगह पर अनुस्वार लगाने की छूट दी जा सकती है, ऐसा भी नियम बनाया है। अगला नियम है पूर्ण विराम। हिंदी में पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में हम फुल स्टॉप कहते हैं। उदाहरणार्थ लड़का पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर पूर्ण विराम दिया गया है। इस प्रकार का नियम हिंदी मानक वर्तनी में महत्वपूर्ण होता है। यानी कि पूर्ण विराम वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसका भी उचित जगह पर प्रयोग होना चाहिए। खड़ी पाई मतलब इस प्रकार पूर्ण विराम जो मराठी में होता है उससे अलग हिंदी में खड़ी पाई दी जाती है। अगला नियम है 12वां अन्य विराम चिन्ह। इन अन्य विराम चिन्हों में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है शब्द में। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो अंग्रेजी में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। उदाहरणार्थ अल्पविराम, अर्धविराम आदि। यानी कि पूर्ण विराम को छोड़कर जो अंग्रेजी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य चिन्ह जो प्रचलित है उनका भी प्रयोग हिंदी में होना चाहिए, जिसमें अल्पविराम और अर्धविराम इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके साथ साथ अगला नियम संस्कृत मूलक तत्सम शब्द। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को जो
वर्तनी को जो कहते हो ग्रहण किया जाए। जो का तो मतलब जैसा संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को जो का तो ग्रहण किया जाए, यानी कि संस्कृत में जिस प्रकार के शब्द थे उसी प्रकार के शब्दों को हमारी भाषा में उसको ग्रहण करके उसका प्रयोग होना चाहिए। ऐसा भी नियम मानक हिंदी वर्तनी के अंतर्गत किया गया है। उदाहरणार्थ ब्रह्मा, चिन्ह, ऋण आदि ऐसे कई प्रकार के शब्द जो है उन शब्दों का संस्कृत से तत्सम मतलब जो तत्सम शब्द है वो तत्सम शब्द जैसे के वैसे हमारी भाषा में उसको ग्रहण करके उसका प्रयोग होना चाहिए। ऐसा भी नियम बनाया गया है। इस प्रकार मानक हिंदी वर्तनी में हिंदी मानक हिंदी के जो नियम है हिंदी वर्तनी के, उसके नियमों में इन नियमों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिसमें अव्यय, पूर्वकालिक, प्रत्यय, सम्मानार्थक, श्रीजी तथा आदि कई प्रकार के नियम हमने देखे। हाइफन, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, पूर्ण विराम, संस्कृत मूलक तत्सम शब्द तथा पहले जो देखे प्रत्यय तथा और बहुत प्रकार के नियम हमने देखे। उन सभी नियमों का मानक हिंदी वर्तनी के नियमों में महत्वपूर्ण स्थान है।